बचपन से ही बड़ा ईमानदार मिजाज था इनका। शानदार लेखक भी थे। पहाड़ की सीधी सादी जिंदगी से आए और यूपी की धूर्त सियासत में छा गए। वैसे ये कोई आम बात नहीं थी। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। आज पहली पारी में हम आपको यूपी के एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे जिसका मुख्यमंत्री बनना अपने आप में सरप्राइजिंग था। घर वाले प्यार से थपुआ कहते थे इनको। बचपन में बहुत मोटे थे और बच्चों के साथ खेलने की बजाय एक ही जगह पर बैठे रहते थे। अल्मोड़ा में जन्मे थे पर महाराष्ट्रियन मूल के थे। माँ का नाम गोविंदी बाई था। उनके नाम से ही इन्हें नाम मिला था। पापा सरकारी नौकरी में थे, उनके ट्रांसफर होते रहते थे तो नाना के पास पले बढ़े। पढ़ने में बेहद होशियार थे मगर 10 साल की उम्र तक उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा था। पर इनका तेज दिमाग और हाव भाव बचपन से ही इन्हें बाकियों से अलग बनाता रहा। एक बार की बात है, मास्टर ने क्लास में पूछा 30 गज के कपड़े को रोज 1 मीटर काटा जाए तो ये कितने दिन में कट जाएगा। सबने कहा 30 दिन, पर पंत ने कहा 29। स्मार्टनेस की बात थी, बता दिया। इसमें कौन सा दौड़ना था। बाद में साल 1905 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और साल 1909 में उन्होंने कानून की परीक्षा पास की। काकोरी मुकदमे में एक वकील के तौर पर उन्हें पहचान और प्रतिष्ठा मिली। खैर, वकील बनने के बाद इनकी एक खासियत भी थी कि सिर्फ सच्चे केस ही लेते थे। झूठ बोलने पर केस छोड़ दिया करते थे। वो दौर ही था मॉरलिस्ट लोगों का। पंत जी की भारतीय राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। खास तौर से उत्तर प्रदेश के जितने भी चुनाव हुए शुरू में 1937, 1946 और 1952। 1952 में कांग्रेस पार्टी को 90% सीटों पर सफलता मिली, 388 सीटों पर, जो आज तक अभूतपूर्व है। इसके बाद सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को 300 से ज़्यादा सीटों पर सफलता मिली, लेकिन 388 का आंकड़ा छूना तो दूर, कोई उसके आसपास भी नहीं आ पाया। अपने समय के बढ़िया वकील माने जाते थे पंत, पर कौन जानता था ये केस जीतने के साथ प्रदेश जीतने वाला है ये वकील। जानकारी इकट्ठा करने पर पता चलता है कि वकालत शुरू करने से पहले ही पंत के पहले बेटे और पहली पत्नी गंगा देवी की मौत हो गई थी। वो उदास रहने लगे थे, पूरा वक्त कानून और राजनीति में देने लगे। 1912 में परिवार के दबाव डालने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन उनकी ये खुशी भी ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकी। दूसरी पत्नी से एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही बीमारी के चलते बेटे की मौत हो गई। 1914 में उनकी दूसरी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। फिर 1916 में 30 साल की उम्र में उनका तीसरा विवाह कला देवी से हुआ। पंत को 14 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक की बीमारी हो गई। पहला हार्ट अटैक उन्हें 14 साल की उम्र में ही आया था। खैर, कहा जाता है कि जब इतिहास गढ़ना होता है तो चुनौतियां बहुत आती हैं। पंत की जिंदगी भी ऐसी ही थी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की व्यक्तिगत जिंदगी और उनका राजनीतिक सफर बड़ा रोचक और दिलचस्प है। यही नहीं, पंत जी का राजनीति में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। वकालत के समय की बात है। एक दिन चैम्बर से गिरिताल घूमने चले गए। वहां उन्होंने देखा कि 2 लड़के आपस में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये सुनकर पंत ने उन लड़कों से पूछा कि क्या यहाँ पर भी देश और समाज को लेकर बहस होती है। इस पर वो लड़के कहते हैं कि यहाँ पर बस नेतृत्व की जरूरत है। फिर क्या था, उसी समय से पंत जी ने वकालत छोड़ दी और कूद गए राजनीति में। 1921 में पंत ने चुनाव में धुआंधार एंट्री मारी। लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए। उस वक्त उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध होता था। फिर बाद में नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ 29 नवंबर 1928 में लखनऊ में जुलूस और प्रदर्शन करने के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज में पंत को चोटें आईं, जिससे उनकी गर्दन झुक गई थी। 1933 में चौकोट के गांधी कहे जाने वाले हर्षदेव बहुगुणा के साथ गिरफ्तार हुए। बाद में कांग्रेस और सुभाष बोस के बीच डिफरेंस आने पर बीच बचाव भी किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए। 3 साल अहमदनगर फोर्ट में नेहरू के साथ जेल में रहे और यहीं से शुरू हुआ नेहरू और पंत का दोस्ताना। नेहरू ने उनकी हेल्थ का हवाला देकर उन्हें जेल से छुड़वाया। नेहरू इनसे बहुत प्रभावित थे। जब कांग्रेस ने 1950 में सरकार बनाने का फैसला किया तो बहुत सारे लोगों के बीच से पंत का नाम ही नेहरू के दिमाग में आया था, जिसकी वजह 2 थी। एक तो पंत का प्रभावशाली व्यक्तित्व और दूसरा दोस्ताना। फिर क्या, 1950 में पंत आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उस वक्त कांग्रेस पर अंग्रेजों के कानून में बनी सरकार में शामिल होने का आरोप लगा था।
पर पंत की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। संविधान सभा में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। 8 जो प्रमुख कमेटियां थीं उनमें 3 कमेटियों के सदस्य थे, और जिस आर्टिकल 21 या जीवन के अधिकार की हम बार बार चर्चा करते हैं, उससे जो प्रॉपर्टी का राइट है उसको अलग करने का जो श्रेय है वो पंत जी को जाता है। चूँकि उन्होंने कहा कि जमींदारी एबॉलिशन में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, तो आर्टिकल 31 अलग हुआ, बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट पास हुआ और जमींदारी एबॉलिशन का कानून एक्चुअली आ पाया। तो इस प्रकार लैंड रिफॉर्म्स में, इलेक्शन में और उत्तर प्रदेश की नींव डालने में पंत जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। प्रशासन बहुत अच्छा रहा, भविष्य के लिए बेस तैयार हुआ। इस बीच इनके कई राजनीतिक किस्से भी बड़े मशहूर हुए। वर्तमान राजनीति में यहाँ मुख्यमंत्रियों पर पैसे हड़पने का आरोप लगता है। वहीं एक दौर था कि एक ऐसा मुख्यमंत्री भी था जो अपनी जेब से खुद चाय और नाश्ते का पैसा देता था। दरअसल एक बार की बात है, सरकारी बैठक हो रही थी। बैठक में चाय नाश्ते का बिल जब उनके पास आया तो उन्होंने उसे पास करने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने कहा कि सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल नाश्ता मंगवाने वाले व्यक्ति को खुद देना होगा। नाश्ते पर हुए खर्च को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की इजाजत कतई नहीं दे सकता। उस खजाने पर जनता और देश का हक है, मंत्रियों का नहीं। संविधान सभा की कमिटीज़ में जो एक्टिविटीज़ हुई, तो जो ग्रैनविल ऑस्टिन ने इस बात को बहुत साफ साफ लिखा है कि पहले जो अमेरिकन संविधान था उसका जो 5वां अमेंडमेंट है उसी की तरह से जो भी आर्टिकल 21 है वो आने वाला था, जिसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी तीनों के राइट्स थे। तो उन्होंने एक सवाल ये पूछा अपनी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में कि अगर हम जमींदार को 10 गुना मान लीजिए दें और मार्केट के हिसाब से 30 गुना हो तो कोर्ट क्या कहेगी। लोगों ने कहा कि अभी जो हम संविधान बना रहे हैं उसमें कानून नहीं बन पाएगा और उसको मार्केट रेट से ही आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तब उन्होंने उसका विरोध किया और अंतोगत्वा राइट ऑफ प्रॉपर्टी को राइट ऑफ लाइफ से अलग किया गया और आर्टिकल 31 बना। और उसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो पहले अमेंडमेंट में ही 9वां शेड्यूल बना जिसमें लैंड रिफॉर्म्स के सारे एक्ट उसमें डाले गए और अंतोगत्वा आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट में आर्टिकल 300 में डाला गया। तो इन सब की शुरुआत अगर हम देखें तो पंत जी के मन में एक जो आग जल रही थी किसानों के पक्ष में, जमींदारी को समाप्त करने के लिए, और उनकी जो कानून की सूझ थी, संविधान की सूझ थी, उसके कारण हो पाई। अदरवाइज ये लैंड रिफॉर्म्स के कोई भी एक्ट शायद पॉसिबल नहीं हो पाते। 1955 से 1961 के बीच गोविंद बल्लभ पंत केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर रहे। इस दौरान इनकी उपलब्धि रही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। उस वक्त कहा जाता था कि ये चीज देश को तोड़ देगी, पर इतिहास देखें तो पाएंगे कि इस चीज ने भारत को सबसे ज्यादा जोड़ा। अगर पंत को सबसे अधिक किसी चीज के लिए जाना जाता है तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए। साथ ही 1957 में इनको भारत रत्न मिला। फिर क्या, एक लंबा इतिहास गढ़ने के बाद 7 मार्च 1961 को इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि नेता गोविंद बल्लभ पंत भी लिखते थे, जाने माने इतिहासकार रहे। डॉक्टर अजय रावत बताते हैं कि उनकी किताब फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं से अंग्रेज इतने भयभीत हुए थे कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस किताब को 1980 में फिर प्रकाशित किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के डर से ब्रिटिश हुकूमत काशीपुर को गोविंदगढ़ कहती थी। एक और रोचक बात आपको बताते हैं, पंत का जन्मदिन 10 सितंबर को मनाया जाता था, लेकिन उनका जन्म 30 अगस्त को हुआ था। जिस दिन पंत पैदा हुए थे वो अनंत चतुर्दशी का दिन था, तो वो हर साल अनंत चतुर्दशी को ही अपना जन्मदिन मनाते थे। संयोग देखिए कि 1946 में वो अपने जन्मदिन अनंत चतुर्दशी के दिन ही मुख्यमंत्री बने। उस दिन तारीख थी 10 सितंबर, तो इसके बाद उन्होंने हर साल 10 सितंबर को ही अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। खैर, पंत जी के व्यक्तित्व का किस्सा बहुत लंबा है, मगर कुछ रोचक और बड़ी बातें हमने आपसे बताई। अब दूसरे मुख्यमंत्री का किस्सा लेकर भी जल्द होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।